जो समझती है कि बच्चा जो लर्न करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग का मतलब है कि वो अप्रोचेस जिसके अकॉर्डिंग, जिसके मुताबिक कॉग्निटिवली जब बच्चा इम्प्रूव करता है, ग्रो करता है, तो उसके साथ ही उसकी लर्निंग में इजाफा होता है। इसमें सबसे पहली जो थ्योरी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी है, और गेस्टाल्ट थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है इसको डिटेल देखते हैं। गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस होल और टोटल पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन और टोटल फॉर्म। कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि हमें पता है तरतीब को कहते हैं एज़ अ होल। वो कहता है कि एज़ अ होल किसी चीज़ को देखना। द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ऑब्जेक्ट टू द आइडिया दैट करेक्ट सॉल्यूशंस to the problems are learned gradually through the process of trial and error। वो समझते हैं कि जो सॉल्यूशन है किसी भी मसले का वो बतदरीज गलतियां और उसकी इस्लाह करके ट्रायल एंड एरर से ही सीखा जा सकता है। इससे रिलेटेड थॉर्नडाइक की थ्योरी भी है जिसका नाम ही ट्रायल एंड एरर है, या उसे कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। Gestalt psychologists strongly believe that there is configuration of experience rather than division into elements। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट कि किसी चीज को एक्सपीरियंस करना या देखना एज अ होल होता है, ना बजाय ना कि उसके एलिमेंट्स या अनासर में उसको डिवाइड करके देखा जाता है। आगे एग्जांपल भी देंगे। The perception of a man, for example, is a configuration produced by the physical relations existing between the legs, arms, head, eyes, ears and various other parts of the body। वो कहता है जब हम एक इंसान की, एक फर्द की, एक आदमी की, एक शख्स की बात करते हैं तो उससे मुराद वो ऐसा होल होता है उसका जिसमें उसके पार्ट्स ऑफ जो बॉडी है, लेग्स, आर्म्स, हेड, आईज, एयर्स एक्सेट्रा शामिल होते हैं। उनको अलग अलग से वो कहता है कि नहीं कंसीडर किया जाता, एज अ होल देखा जाता है। तो इसी एज अ होलनेस को, क्या किसी भी चीज को मजमूई तौर पर देखना, एज अ होल देखना, इकट्ठे देखना, गेस्टाल्ट कहलाता है। दिस प्रूव दैट द होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। इसके अकॉर्डिंग जो पार्ट्स हैं उनकी बजाय जो होल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। So learning also takes place as a whole। This theory implies that in the act of learning we try to grasp the whole situation and then act accordingly to find out the best solution। मतलब कि किसी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी मसले को हम एज अ होल देखते हैं, उसे ग्रास्प करते हैं या उस पर गिरफ्त मजबूत करते हैं, उसके बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। We do not begin to make trial without thinking as propounded by the trial and error theory. Rather, we try to grasp and understand the whole situation, first by the application of our intelligence and insight, and then by acting in the best possible manner under the circumstances। पहले हम अपने अपने इंटेलिजेंस या जहानत या बसीरत के मुताबिक उसे समझते हैं, उसके बाद हम उसको हल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एज़ अ होल किसी भी मसाले को हम देखते हैं पहले, उसके बाद उस पर सोचते हैं, सोच-विचार करते हैं, अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसके हल की तरफ हम आते हैं। दिस द पर्सन्स एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट स्कूल और उस वो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अशख़ास हैं, जो अफ़राद इनसे रिलेटेड हैं, उसमें एर्फेनल्स, वर्थिमियर, कोहलर एंड कॉफका है। एक्सपेरिमेंट बाय कोहलर। कोहलर ने इसमें क्या काम किया जिसको अभी हमने पढ़ा कि गेस्टाल्ट है, जो कि जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होल है या टोटल पैटर्न है। वो ये समझते हैं गेस्टाल्ट के जो दावेदार हैं कि जब हम किसी भी चीज को देखकर, किसी गाड़ी को अगर हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसको पार्ट्स में नहीं देखते कि टायर अलग अलग हो, उसका स्टीयरिंग अलग हो, ब्रेक्स और बाकी चीजें अलग हो, सीट्स अलग हो, बल्कि हम उसको एज अ होल पूरी गाड़ी देखते हैं। तो वो कहता है यही सिचुएशन किसी भी मसले के लिए होती है। हम मसले को एज अ होल देखते हैं, उसके बाद उसको हल करने की तरफ आते हैं। आगे इसको मजीद एक्सप्लेन करेगा। एक्सपेरिमेंट्स बाय कोहलर। द वर्क ऑफ कोहलर हु हैज स्टडीड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एप्स इज perhaps the best known of Gestalt experiments in learning। He conducted his experiments on an unusually bright chimpanzee named Sultan।
सुल्तान का नाम दिया, यहाँ पर भी अंग्रेजों की बायसनेस है कि सुल्तान चूंकि मुसलमानों के लिए अमीर या सरबराह के लिए इस्तेमाल होता था, तो उसने उस चैंपियंसी का नाम सुल्तान ही रखा, जिसमें वो ट्रायल एंड के जरिए आपने देखा या सुना या पढ़ा होगा, जिसमें वो एक लीवर होता है जो उसको उठाता है, वो बनाना तक पहुंचता है, ट्रायल एंड एरर के जरिए खुद सोचता है कि मैं experiment one है, in one of the experiments a banana was placed at a certain distance। तो उसमें क्या करता है वो मुनासिब होती आता है, सुल्तान द chimpanzee picked up the stick and with its help got the fruit। पहले वो ऐसे कोशिश करता है, बनाना तक नहीं पहुंच सकता, फासले पर होता है, साथ ही स्टिक पड़ी होती है, फिर वो स्टिक को यूज करके बनाना अपनी तरफ खींच लेता है। दिस इज लर्निंग बाय इनसाइट, इसको लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं, जिसमें उसने अपनी बसीरत को, अपने अक्ल को, अपने इदराक को इस्तेमाल किया और वहां से उसने तरीका सोचा कि मैं कैसे बनाना तक पहुंच सकता हूँ। Insight apparently occurs when the learner sees or apprehends the situation as a unified whole। जब वो as a whole वो देखता है तो तभी उसकी जो insight है वो जाहिर होती है। Such a situation provides the learner with an opportunity to perceive the relationships of the parts which constitute the whole, and when this takes place the solution of the problem becomes apparent। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको पहले एज अ होल देखता है, उस पर सोचता है, जैसा कि उसने बनाना के केस में पहले देखा, उसके बाद सोचा कि इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, फिर उसने उसके पार्ट को यूज किया और वहां तक स्टिक के जरिए पहुंच पाया। अब वो कहता है कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी, कि इसको गैस्टार्ट को या लर्निंग बाय इनसाइट को एजुकेशन में कैसे यूज किया जा सकता है। This is based upon a sound maxim of education, i.e. proceed from the whole to the parts। ये एक मशहूर मफरूज़े पर बेस करता है कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना होता है, बिछा जाता है, एंड इट्स पार्ट्स आर कॉम्प्रिहेंडेड लेटर, जबकि उसके जो हिस्से हैं वो बाद में उन पर गौर किया जाता है। Therefore, teachers should present the whole or the complete object first to the students and then proceed to explain its parts। तो वो कहता है इसी तरतीब से मैंने ही एक टीचर को पहले एज अ होल या कंप्लीट ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना चाहिए स्टूडेंट्स के सामने, उसके बाद उसके पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। मसलन अगर उसने एलिफेंट को पढ़ाना है तो सबसे पहले उसे पूरा एलिफेंट दिखाए, उसके बाद उसके पार्ट्स की जानिब आए कि ये उसकी जो हॉर्न है या उसका जो दूसरी चीजें हैं सारे पार्ट्स। मोर ओवर फॉर ऑल हायर टाइप ऑफ लर्निंग, इसके अलावा कहता है जो हायर लर्निंग है, mechanical repetition, learning by rote and by trial and error are useless। What is needed is deep understanding and insight into the problem। This is an intelligent कहता है कि इसमें गहरी समझ बूझ चाहिए होती है और इंसाइट चाहिए होती है मसले को हल करने के लिए, उसकी जो बसारत है, जो अक्ल फहम है, जो इदराक है, वो उसको यूज करता है और मसले का हल सोचता है। और वो कहता है दिस इज एन इंटेलिजेंस वे ऑफ लर्निंग, उसने अपने अकल को इस्तेमाल करना होता है, बसीरत को इस्तेमाल करना होता है, फहम इदराक को यूज करना होता है, तो इसलिए ये एक इंटेलिजेंट वे ऑफ लर्निंग है जिसमें उसके जहानत का इस्तेमाल होता है। इसी को कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं, जिसमें उसका जहन इस्तेमाल होता है किसी भी लर्नर। द लिमिटेशन ऑफ दिस है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती है कि वो किसी भी मसले को खुद से समझ सकें, और वो तो गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्ले ग्रुप में है या जो छोटी क्लासेस में है, उनके लिए ये तरीकाकार इतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची होती। इसी तरह से वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स
प्रॉब्लम्स में बी बियॉन्ड नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, मुश्किल जो चीजें, जो पेचीदा मसाइल है, उन पर भी बंदा इंसाइट के जरिए, एक बंदा, हर बंदा वहां तक नहीं पहुंच सकता, उन्हें किसी की जरूरत होती है, फिर उनको समझाया जाए तभी वो पहुंच सकता है, खुद से नहीं पहुंच सकता। इन स्पाइट ऑफ ये उसकी दो लिमिटेशंस थी कि ये छोटे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी हायर लेवल की नहीं होती कि हर चीज को इंसाइट के जरिए हल कर सकें, किसी भी मसले को खुद से हल नहीं कर पाते। दूसरा, जो पेचीदा मसाइल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं, जो डीप सोल्यूशन चाहते हैं, उनके लिए भी ये तरीकाकार मुफीद नहीं है। ये इसकी लिमिटेशंस है। In spite of certain limitations, learning by insight needs to be encouraged in the schools. The task of teachers is not just spoon feeding. टीचर का काम सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं है, सिर्फ उनको खिलाना या खुद से करवाना, खुद ही करके देना नहीं है, and transmitting knowledge, but helping the child to acquire knowledge himself by using his own understanding, intelligence, and insight. वो कहते हैं कि उसे मछली ना दी जाए, बल्कि मछली पकड़ना सिखाया जाए, कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इंटेलिजेंस को और इंसाइट को यूज करके खुद से ही मसाइल हल करना सीखे। एंड दैट वाज लर्निंग बाय इंसाइट और अ गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है ये हम देखेंगे। डिस्कवरी लर्निंग इज लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर ओन। एक ऐसी लर्निंग है जिसमें वो कुछ खुद से डिस्कवर करते हैं, खुद से सीखते हैं। Discovery learning stands in contrast to the direct instruction approach in which the teacher directly explains information to students. जब टीचर खुद सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये उसका उलट है कि यहाँ पर टीचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, जबकि स्टूडेंट्स को खुद से कुछ करने दिया जाता है, वो खुद से समझते हैं। इन डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स हैव टू फिगर आउट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। यहाँ पर तलबा को खुद से ही मसाइल का हल सोचना होता है, ढूंढना होता है। डिस्कवरी लर्निंग मैचेस विद द आइडियाज ऑफ पियाजे, हु वंस कमेंटेड that every time you teach a child something you keep the child from learning। वो कहता है कि जब आप बच्चे को कुछ खुद से सिखा रहे होते हैं, आप उसे लर्निंग से दूर कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे को आप स्पून फीडिंग पे लगा देते हैं, हर चीज आपने करके देना होती है, तो बच्चा खुद से कुछ डिस्कवर नहीं कर पाता। डिस्कवरी लर्निंग बच्चे को खुद से करने पर उकसाती है, और ये सारा सीखने वाला काम जो है वो बच्चे को खुद को करना होता है। टीचर जस्ट एज अ फैसिलिटेटर होता है, उसने जस्ट बताना होता है, जबकि करना बच्चे ने खुद होता है। Charam Brunner 1966 promoted the concept of discovery learning by encouraging teachers to give students more opportunities to learn on their own। बच्चों को आप बहुत ज्यादा सहूलियात दें, अपॉर्चुनिटीज दें, मौके दें कि वो खुद से सीखें। In their view, discovery learning encourages students to think for themselves and discover how knowledge is constructed। और वो जानते हैं कि खुद से इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, अपने कॉन्सेप्ट खुद से कैसे बनाने हैं। It also feeds their natural curiosity and inquiry। इससे बच्चों की जो फितरती सलाहियत होती है तजस्सुस की, उसको भी तस्कीन मिलती है। बच्चे जानने की कोशिश करते हैं, छोटे बच्चे खास तौर पे। अगर आप उन्हें खिलौना ला कर देते हैं तो वो दूसरे दिन उन्हें तोड़ के उन्हें रख देना होता है, क्योंकि वो खोल कर देखते हैं कि ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है। ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जो उन्हें जल्द अज जल्द लर्निंग की तरफ लाती है। आप उन्हें आज एक मोबाइल लेकर दे दें या किसी का मोबाइल पकड़ के 10 मिनट के बाद वो ऐसे ऐसे फंक्शन खोल लेते हैं जो आपने भी नहीं देखे होते। दिस इज व्हाट ही कॉल्स क्यूरियोसिटी और सेंस ऑफ इंक्वायरी। खुद से कुछ करने की सलाहियत या शौक, जज्बा। डिस्कवरी लर्निंग इज especially effective in science classes. Researchers have found that students in activity-based discovery learning science classes score higher on science achievement tests than students in traditional or act instructions science classes। वो कहता है कि ऐसे स्टूडेंट जो डिस्कवरी लर्निंग या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीख कर आए होते हैं, वो अचीवमेंट टेस्ट में, साइंस के अचीवमेंट टेस्ट में उन तालिब इल्मों से बेहतर परफॉर्म करते हैं जिन्होंने रिवायती अंदाज में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और लेक्चर मेथड से सीखा होता है। ये एक सबूत है डिस्कवरी लर्निंग का कि जो खुद से करके आया होता है उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसको चीजों की ज्यादा समझ होती है। खासतौर पे साइंस के मामले में कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड डिस्कवरी लर्निंग था, वो लेक्चर मेथड की बजाय ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं।
These findings hold at the elementary, middle school and secondary school level, तीनों लेवल पर देखा गया कि ये वाला जो तरीका है, जो डिस्कवरी लर्निंग है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा यूजफुल है बच्चों की सूझबूझ के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उनकी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। However, most discovery learning approaches used in schools today do not involve pure discovery learning. वो कहता है कि आजकल जिसको डिस्कवरी लर्निंग स्कूल्स में बोला जा रहा है, वो प्योर लर्निंग नहीं है, वो खालिसतन डिस्कवरी लर्निंग नहीं है। इन प्योर डिस्कवरी लर्निंग, स्टूडेंट्स आर encouraged to learn on their own, and instruction is minimal to non-existent. कहता है कि जो प्योर, जो असल, जो रियल डिस्कवरी लर्निंग है, उसमें स्टूडेंट्स को टोटली खुद से करना होता है। उनको जो हिदायत है वो बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर दी जाती है। वर्किंग कंप्लीटली ऑन देयर ओन डजंट बेनिफिट मैनी स्टूडेंट्स। तो खुद से करना बहुत से स्टूडेंट्स को फायदा नहीं देता है, क्योंकि वो सारी चीजें खुद से नहीं कर पा रहे होते। उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा एरर्स करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रायल्स पे जाते हैं, जिसके लिए अनलिमिटेड टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा बहुत सी जरूरियात या अपॉर्चुनिटीज या फैसिलिटेशन चाहिए होती हैं। इसके अलावा जो टीचर है वो बहुत ज्यादा इंतहाई एक्सपर्ट होने चाहिए, जो उनको गाइड बेहतर तरीके से कर सके। और स्टूडेंट्स की जो इंसाइट या कॉग्निटिव लेवल है वो भी हायर होना जरूरी है, जिसके जरिए वो डिस्कवरी लर्निंग के जरिए खुद से कुछ ना कुछ सीख सकें। दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। इसमें ये होगा, वो पूछेगा कि डिस्कवरी लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड, या इसमें किसने पेश की, ब्रूनर ने, और कब पेश की, 1966 में। तो उसमें इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि वो डिस्कवरी लर्निंग होती क्या है, और डिस्कवरी लर्निंग और ट्रेडिशनल लर्निंग है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं, इस पर हमने बात की अभी। नेक्स्ट है हमारी बैंडोरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बैंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, observation of others' behavior may play a leading role in learning and acquiring various things concerning one's environment. वो कहता है जब आप किसी और का बिहेवियर देखते हो, ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, आप ऑब्जर्व करते हो, तो उससे आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा होती है, बेहतर होती है। द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट who appreciate the role of observation in learning are termed as social psychologists. वो वाले साइकोलॉजिस्ट, वो माहिरीन नफ्सियात तो ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन का बहुत किरदार है, उनको सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। एंड द थ्योरी ऑफ लर्निंग दे प्रोपेगेट इज नोन एज द सोशल लर्निंग थ्योरी। तो वो वाली लर्निंग, वो वाले इदराक, वो वाली आमोजिश, ये लर्निंग कहा जाता है इंग्लिश में, जिसमें ये समझा जाता है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द से की चीजों से सीखता है, उसको सोशल लर्निंग कहा जाता है। और जो लोग ये समझते हैं, जो इसके प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उनको सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अल्बर्ट बैंडोरा वाज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशल लर्निंग theorist, and the social learning theory is often designated as Bandora's social learning theory. तो अमेरिकन सोशल लर्निंग थियरिस्ट थे, और इनकी थियरी का नाम जो है आमतौर पर बैंडोरा सोशल लर्निंग थियरी कहा जाता है। जो स्टेटमेंट पेपर में आएगी वो यूं पूछेगा कि सोशल लर्निंग थियरी वाज प्रेजेंटेड बाय, फिर वो आगे आपको ऑप्शंस देगा। दिस थियरी एम्फसाइज that most of what we learn is acquired through simply touching and listening to other people. According to social learning theory, जैसा कि नाम से जाहिर है, सोसाइटी से हम सीख रहे होते हैं, तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा जो लर्निंग है, बहुत सी चीजें जो हम सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, वो हम इर्द गिर्द की चीजों को देखकर या लोगों को देखकर या उन्हें सुनकर सीखते हैं। The children from the very beginning keenly observe the behavior of others, most commonly of the people nearest to them, like parents, members of the family, teachers, the older members of society, etc. In turn, they try to imitate and do what they observe. The persons whose behavior he observes and often imitates are known as models, and observational learning is referred to as modeling. कहता है कि जब छोटा बच्चा होता है, इस पर हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो इमिटेट करता है। हमने सीखा था कि डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है,
जिसमें एक बच्चा पहले जी चीज़ देख लेता है लेकिन फौरी तौर पर उसको कॉपी नहीं करता, उसके बाद करता है। जैसा कि नाश्ते में किसी को उसने नाश्ता करते हुए देखा तो आप दोपहर या शाम को पूछते हैं कि अब्बू ने नाश्ता कैसे किया था? जब फलाँ बंदा कैसे मुस्कुरा रहा था, जब फलाँ बच्चा कैसे रो रहा था, तो उसको वो कॉपी करता है। तो कहता है कि इमिटेट करता है बच्चा फैमिली को, टीचर्स को, सोसाइटी के दूसरे लोगों को, और इस तरह से वो ऑब्ज़र्व करके सीखता है। आपने देखा होगा कि 2 साल तक छोटा बच्चा जस्ट ऑब्ज़र्व करता है। इवन वो बोलता भी नहीं है, सुनता है और देखता है। 2 साल के बाद ही वो बोलना स्टार्ट करता है। उस वक़्त तक वो ऑब्ज़र्व करता रहता है, जस्ट सुनता रहता है या देखता रहता है कि लोग कैसे करते हैं। इस तरह से वो जिस बंदे को वो कॉपी कर रहा होता है, उसको उसने नाम दिया है मॉडल का। यहाँ से हमारी ये मॉडलिंग है, जिस तरह से लोग देखकर मुख्तलिफ चीज़ों के इश्तिहारात में जो मॉडल्स होते हैं, को देखकर इम्प्रेस होते हैं और वही चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जिस बंदे को वो कॉपी कर रहा होता है वो मॉडल कहलाता है, और इस तरह की जो लर्निंग है उसको मॉडलिंग कहा जाता है। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, नो डाउट constitute the most effective and powerful sources of one's learning, but the role of indirect experiences leading to observational learning can also not be underestimated। वो कहता है कि डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस है, अगरचे वो अहम है, लेकिन दूसरों को देखकर सीखना भी, सोसाइटी से दूसरों को कॉपी करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बेंडोरा 1977, the following processes or steps are usually involved in this kind of learning। इस लर्निंग में कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको उसने सोशल लर्निंग कहा। अटेंशन टू एंड परसीविंग द बिहेवियर, सबसे पहले तवज्जो से दूसरे के रवैये को देखा जाता है, परसीव किया जाता है। इन दिस स्टेप द लर्नर इज मेड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द पर्सन एक्टिंग एज अ मॉडल। यहाँ मॉडल के रवैये को वो देखता है। हियर the total behavior or a particular aspect of it may attract attention and become the subject of close attention। इसमें वो कहता है टोटल बिहेवियर या उसका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसकी तरफ उसकी तवज्जो जाती है और उसको वो कॉपी करता है। दूसरे में क्या होता है, रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। इन दिस स्टेप what the learner observes is filled away in his memory in the form of mental images। mental images की सूरत में उसके अंदर स्टोर हो जाता है, इसको रिमेम्बरिंग द बिहेवियर है। पहला अटेंडिंग द बिहेवियर है, तवज्जो से देखना। दूसरा स्टेप है रिमेम्बरिंग द बिहेवियर। तीसरा है कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन। इन दिस स्टेप a behavior observed and remembered by the learner is analyzed in terms of its acceptability to the learner with reference to the demands of his self and his environment। It is transformed into action only afterwards, and thus the observed relevant and accepted aspect of the model's behavior are imitated by the learner। यहाँ पर वो एक तरह की प्रोसेसिंग करता है जिसमें वो देखता है कि इसमें कौन सा जो रवैया है, कौन सी वो चीज़ है जो उसे